how can you think that which examination is easy and tough for you? What are the different criteria for that? थर्ड ग्रेड इसलिए इजी है क्या कि लेवल थोड़ा नीचे आता है? सर थर्ड ग्रेड इसलिए इजी है, सीटें ज़्यादा आती है इसलिए इजी है? इजी कैसे? हाउ डू यू थिंक दैट दोज एग्जामिनेशंस आर इजी? From my point of view, the toughness and easiness of the examinations can be seen on the number of the students getting success in that examinations and how many number of applicants are applying for that. This is what a very general idea that 1 lakh में से मान लो कि 5 सेलेक्ट हो रहे हों, 10,000 में से 5 सेलेक्ट हो रहे हों, तो मैं कहूँगा 1 lakh में 5 सेलेक्ट हो रहे हैं, that is usually that this is very tough. It may be my criteria are different than you, but that is the only criteria. आपको क्या लगता है थर्ड ग्रेड मतलब जो है वो बैठे बैठे ही मिलती है क्या? कि बस वहाँ तो जो है मैं अभी वहाँ साइड से बोल रहा था, तो वहाँ तो जो है वो ऐसे जाल लेके बैठे हैं सरकारी अफसर और ऐसे फेंकते हैं घरों की तरफ ऐसे, और बीएड किए वालों पकड़ के ले बन थर्ड ग्रेड रीट में एग्जामिनेशन चला गया, तो सर उस जाल से जगह जहाँ थी वहाँ से हम हट गए, अब वहाँ नहीं बैठे रहेंगे तो फिर हमारा नंबर थर्ड ग्रेड में तो आ ही जाता है, रीट में तो आ ही जाता है। ऐसा रीट का जाल वहाँ भी नहीं फेंक रहा है कोई आपके लिए। और एक चीज़ तो तय है, वन बेसिक थिंग दैट यू कैन नॉट डिनाई इज यू हैव टू मेक योर 100% एफर्ट्स whatever the examinations you are going to try. Each and every examinations will give you the same kind of the feeling which you are going to face right now. हर समय मैं तो इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ। जिस समय हम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, आप तो बहुत बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हम छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते थे। हम तैयारी करते थे थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन में, सेकेंड ईयर के एग्जाम में। तो सेकेंड ईयर का एग्जाम आता था ना, या फर्स्ट ईयर का एग्जाम आया फाइनल, उससे पहले ये कसम खाते थे कि साला अगली बार शुरू से नोट्स बना के पूरी साल, मतलब इस तरीके से कि बस लास्ट टाइम में जोर नहीं आएगा। हम पास भी होते थे, सेकेंड ईयर में भी आ जाते थे, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी आ जाते थे। तो बच्चों की क्या है कि एग्जामिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती, आती ही आती है। और बच्चों की प्रिपरेशन आप सोचते हो वहाँ जाके कायाकल्प कर दोगे आप, वो कायाकल्प होता ही नहीं है, बच्चे खुद का ही कायाकल्प होता है। तो सो डोंट गेट कन्फ्यूज। हाँ, लेकिन आपको सबसे बड़ी और ईमानदार चीज़ जो आप टेक अवे कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट यू शुड फील ऑनेस्ट टू यू। आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, और अपने प्रति ईमानदार होने का यही तरीका है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ जानते हैं। ठीक है कि आप एक सीमा तक प्रयास कर सकते हैं और एक सीमा तक हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज़ में रात दिन का अंतर ये केवल आप ही ला सकते हैं, और आप ही पता कर सकते हैं कि मेरे कैपेबिलिटीज़ कहाँ तक है। तो जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है ना, तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता। मारवाड़ी बोलते हैं अंगने मूतने का भी ज्ञान नहीं होता। और वही बच्चा पढ़ लिख के सीख के चांद तक चला जाता है, चांद तक। आप सोचो, यहाँ छोटे से रेडियो बनाने में भी अपने को लगता है फिजिक्स पढ़ के भी कि कैसे बनता होगा। रॉकेट में बैठ के चांद तक चला जाता है, सैंपल इकट्ठे कर लाता है और बता देता है कि वहाँ जीवन है या नहीं है, और किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। तो आप भी उन्हीं इंसानों की औलाद ही हो, ह्यूमन रेस के आदमी हो। आप ये तय कर लेते हो कि मैं करूँगा तो आप कर पाओगे, चाहे कोई एग्जाम में बैठ जाओ। और यदि आपने ये तय कर लिया है कि आएगा या नहीं आएगा, तो फिर मेरे से लिखवा लेना, नहीं आएगा। यदि संशय आपके जब तक दिमाग में है, तब तक कोई चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल सकती। ये तय है, लिख लो आप। गीता में लिखा है, अपने तो कर्म प्रधान जो शास्त्र में है सबसे बड़ा वो भागवत गीता है, और भागवत गीता में लिखा है एक जगह पर, संशय ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। और विद्यार्थी के लिए संशय होना, क्या करूं या क्या नहीं करूं, इसका ही संशय होना, द ऑल एफर्ट्स गोज इनटू द वैन। कोई मतलब ही नहीं है, सारे जो भी आप कर रहे हैं प्रयास वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो आपको अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। वी कैन जस्ट प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज और टू इंफॉर्मेशंस अबाउट द डिफरेंट जॉब्स, बट दिस इज टोटली योर राइट, this is totally your selection, this is totally your duty to select in which examinations you are going to appear. तो ये आप जो है आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल, और फिर तो बहुत देर हो जाएगी, परसों तो कर लो डिसाइड। और एक बात का ध्यान रखें कि छोटी नौकरियों में ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से
आप समझते हैं इस बात को या नहीं समझते? मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आज फिर दे रहा हूँ। मैडम वाज गेटिंग फेलियर इन द 2 सक्सेसिव सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशंस। सी अपीयर्ड फ्रॉम साइंस मैथमेटिक्स, और उसके पास 11th-12th में मैथ्स थी नहीं, और आपको पता है कि सेकेंड ग्रेड में लगभग मैथमेटिक्स 11th-12th वाली आती है। आपका, हम जब पहले, बहुत पहले, एक जब छोटे थे तब हम ऐसे पढ़ते थे न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन एक महान भौतिक विज्ञानी, रसायन शास्त्री और गणितज्ञ था। और आजकल आप जो है, अभी जो नोबेल प्राइज विनर है, उसके स्पेशलाइजेशन में देखेंगे तो लिखा रहेगा, एक नहीं, फिजिक्स भी नहीं लिखा हुआ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस। दैट इज नॉट फिजिक्स, दैट इज व्हाट द फार बियॉन्ड फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स के भी ब्रांच की ब्रांच है वो। तो अब वो ज़माना नहीं है कि आप जो है वो 50 साल पहले, 30 साल पहले क्या होते थे कि पढ़े लिखे कम लोग होते थे। तो जो पढ़े लिखे होते थे, सर्विसेज बहुत ज़्यादा थी, तो जो पढ़े लिखे होते थे वही वो सिलेक्शन होते रहते थे। तो अपने पहले वाले लोग कहते हैं मैं सेकंड ग्रेड में था, मैं फर्स्ट ग्रेड में भी था, मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया, मैं उसमें, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे हायर एजुकेशन तक पहुँच पाते थे। आजकल हायर एजुकेशन बहुत, मतलब जो है कोई भारत में दुर्लभ नहीं है, जो लेना चाहता है वो ले सकता है, और बहुत किफ़ायती और बहुत ही सस्ते दरों पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हर जगह पर ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। तो बच्चे जहाँ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। बात ये है कि आपने पढ़ लिया, अब आप में कुछ एक योग्यता आ गई, उस योग्यता को भुनाएं कैसे? तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं जो है पीजी कर लिया हूँ, तो अब मैं जो है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज, इन सब में इक्वली राइट रखता हूँ पास होने का। नो, अगेन माई वर्ड्स इज नो टू यू, क्योंकि ये ज़माना वो है जिसमें आईएएस किया हुआ प्रतिभागी भी पटवारी की परीक्षा में फेल हो सकता है। द लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस आर फार डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यदि आप एक की तैयारी करो, वो कौन सा है कि ये आपका डिसीजन है। तो 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, द एग्जाम्पल इज जस्ट बिफोर यू, एंड द फर्स्ट टाइम ही अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशंस। At that time, the first time written examinations was there in 2011. She got all India, all Rajasthan ranks, I think 11. फर्स्ट टाइम, और पास आउट हुई थी। ये हम 2009 बैच के थे और 2011 की ये बात है। तो क्या है कि इस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका भी एक लेवल होता है। यदि उस लेवल से नीचे जाके आप कोई चीज़ खींचना चाहते हैं ना, तो आपको जोर ज़्यादा आता है बजाय कि आपके लेवल पर रखी हुई चीज़ को उठाने में और उसमें। तो आप अपने लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे ना, तो कोई चीज़ें आसानी से हासिल हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरी बात, आप ग्रेविटी को भी तो पुल करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। और ये जो चीज़ है दैट इज नोन एज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, पिरामिड। और इसमें क्या होता है, आप जैसे जैसे ये थर्ड ग्रेड है, यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड, ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी, ये स्ट्रक्चर होता है। ये जो है मैं मानता हूं कि दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। आईएएस में नंबर आना आसान है, एसएससी सीजीएल में नंबर आना मुश्किल है। आप मानते नहीं होंगे, डेडिकेशन के साथ जो आईएएस की तैयारी करता है 1-2 सालों में, 3 सालों में नंबर लेके आता है। लोग 5-5 साल, वो हम दे रहे थे एसएससी का, हम दे रहे थे एसएससी का, हाँ तो वो कल चुटकुला जो तुमने सुनाया था वाकई में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, मेंटल एबिलिटी भी आती है, जीके भी आती है। कई जगहों पर आदमी को काम करना पड़ता है, हर आदमी का इस। फिर सबसे ज़्यादा टफ ये है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो खूब बैठते हैं। जो तुम्हें 30,000 दिखाई देता है ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सामने ऊँट के मुँह में जीरा है, कुछ भी नहीं है वो। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। लेयर में जो मैंने इसको चौड़ा कर रखा है तो वैकेंसीज उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, जो अपीयर स्टूडेंट है उसके हिसाब से। रेशियो जो आप रेशियो देखो, आप नंबर से क्या देखते हो, 33,000 है तो आपका ही आएगा क्या? बेड भी तो 16 लाख रहे हैं। ये देखो आप, हर गांव ढाणी से यदि एक एक बच्चे को सिलेक्ट करने लगे तो 50 लाख तो वही हो जाते हैं। लेना तो 16 लाख तो बैठे हैं इसमें। फिर गए आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में, जैसे जैसे क्वालिफिकेशंस बढ़ती जाती हैं लोग बाग कम होते रहते हैं। इस बार आपने जो है एमएससी भी मांग ली, बीएड तो थी पहले सेकंड ग्रेड में, एमएससी और मांग ली तो एमएससी तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। तो नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स और कम हो गए। तो यहाँ पर कंपटीशन कम होता है। सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ जो आया है ना,
या इससे और ऊपर जाओ आप, तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर कंपटीशन सबसे कम है। कारण कि इन सिंसियर स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे थे जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला आगे। कई लड़कियाँ ऐसी थी जिनकी शादी हो गई, ब्रिलियंट थी, हमने देखा हमारे सामने कई जो है बच्चियाँ रह जाती है कारण पारिवारिक समस्याएं। खास तौर से लड़कियों का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि वो समाज में सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर ये इम्पैक्ट देखा जाता है। आप भी अपने तरफ देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यार वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी लेकिन वो मतलब शादी हो गई या पारिवारिक में जो भी दबाव था उस वजह से आगे नहीं पढ़ पाई। इसकी इंटेलिजेंसी कम थोड़ी हुई है, तो ये तो वही इंटेलिजेंट है, 6 महीने रीट की तैयारी करेगी तो उसकी इंटेलिजेंसी छीन थोड़ी गई है। ये लड़के या लड़कियाँ आगे नहीं पढ़ पाते किसी पारिवारिक वजह से। तो ये जो यहाँ आते हैं इसमें, जो इस फ्रेम से आगे हायर स्टडीज़ में आते हैं, उनकी पारिवारिक सपोर्ट रहता है, उनको पता होता है कि भाई मेरे को आगे क्या करना है, वो थोड़े और समझदार होते हैं, तो वो पढ़ाई में ऊपर के ऊपर आते रहते हैं, उनका लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। अब इस बच्चे को मान लो आप प्राइवेट से करा करू के आप इसमें यहाँ बिठाना चाहो तो दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू हर टू गेटिंग द एग्जामिनेशंस ऑफ हर लेवल। तो लेवल तो क्या है, आप बढ़ाते हो अपना और फिर वापस लेवल गिरा कर आप उसका तैयारी करना चाहो, तो मेरे को ऐसा लगता है इट इज़ फार डिफरेंट, मोर डिफ़िकल्ट। तो इसलिए अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप हर जगह पर अपनी योग्यता को भुना सको। एक पट्टा ले लिया कि भाई हमने पास कर रखी है एमएससी, तो जहाँ भी एमएससी या बीएससी और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की एलिजिबिलिटी आती है हम तो हैं, हम तो कि हायर है हमारी, तो इसमें क्या है, तो वो नहीं है। तो आप सबसे पहले खुद से पूछो कि मुझे करना क्या है। आखिर आप 10 साल बाद अपने आप को, क्योंकि एक बात बताऊँ मैं आपको, यदि आपने अपनी योग्यता के साथ समझौता किया, यानी कि आप मान लो कि फर्स्ट ग्रेड की एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप थर्ड ग्रेड में चले गए, मान लो चले गए और सिलेक्शन भी हो गया आपका, मैंने ये कह दिया, आप आजीवन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। कैसे कि आपका प्रिंसिपल आएगा या जो फर्स्ट ग्रेड वाला फिजिक्स का ही टीचर हो गया वहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, इससे ज़्यादा फिजिक्स मेरे को आती है। आपका मन अपने आप कहोगे नहीं, लेकिन मन बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशंस हमेशा करता है कि मेरे को तो इससे ज़्यादा आता है, मैं तो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मैंने तो वो किताब भी पढ़ रखी है, मैंने तो ये तैयारी भी कर रखी थी। अरे वो हो सकता है कि नहीं पढ़ा हो इतना, आपको लगता हो कि आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हो तो पहुंचा, लेकिन उसने ये हिम्मत जरूर रखी उसी तैयारी में कि मैं थर्ड ग्रेड की नहीं, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की करने आया हूँ और मैं उसी की करूँगा। ये डिफरेंस है मैन और वो व्यक्ति। इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं, हमारे सामने ये कोई नई समस्या नहीं है, टीचर्स के सामने तो ये समस्याएँ आम हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, हमारे महाराजा कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 92% 94% तो कट ऑफ रहती है, आप समझ लो उसमें, वो भी BA 11-12 में। तो उन बच्चों की क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं सारे के सारे, तो उन बच्चों पर एक नौकरी लगने का जुनून सा सवार होता है लगभग बच्चों पर, और नौकरी लगना ऐसे। तो वो क्या करते हैं कि एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, इसमें जो ऑपरेटर्स की टेक्निकल भर्तियाँ जो X और Y ग्रुप की निकलती रहती है उसमें तैयारी करते हैं। तो हम एज ए टीचर उनको कहते हैं कि बेटा तुम 92% वाले हो, तुम इनकी तैयारी मत करो। तो वो आइडियल बातें करते हैं, सर परिवार वालों को मेरी ज़रूरत है और ये वो, मतलब मैं अब समझता हूँ कि मैं उनको कुछ दूँ, खर्चा बहुत लगता है। ये उनका मतलब, क्योंकि वो जस्ट कॉलेज में आते ही हैं और पहली बार घर वालों से दूर रहे हैं, तो उनका प्यार थोड़ा एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। दूर होने से हर किसी का प्यार इंक्रीज़ हो जाता है। तो सुन रहे हैं आप? तो मौका मुझे भी दो कि बढ़े प्यार। तो वो ऐसे आइडियल बातें करते हैं, हमें तो पता है, तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखो ऐसा है, मान लो तुम यहाँ चले गए और एक जॉब में लग गए। आप एक जॉब में यदि आप चले गए तो ये टोटली ट्रैप है, आप फंस चुके हैं। आपने अपनी योग्यता को, ऊपरी योग्यता को भी निचली जॉब के साथ बेच दिया है, समझौता कर लिया है। और मेरी ये तीसरी सर्विस है, और पहली सर्विस जो थी मेरी मैं पोस्टल असिस्टेंट था बाबू, UDC। तो वहाँ मैं सेकेंड ईयर में जब था तब मैं नौकरी लग गया। फर्स्ट ईयर के साथ हमने कोई एग्ज़ाम दिया, घर वालों से चुपके से फॉर्म भर दिया था, तो घर वालों को पता नहीं था, वो सब बच्चे भर रहे थे। वो जॉब का क्रेज़ लगभग बच्चों में होता ही है उस समय, मेरे में कभी नहीं रहा। तो सब भर रहे थे, हमने भी भर दिया। तो भर दिया तो वो कॉल लेटर आ गया, एग्ज़ाम देना है। अब तो घर वालों को बताना पड़ेगा, हम बाहर जाएंगे, रुपए चाहिएंगे। उस समय मैंने, बहुत पुराना समय था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, केवल लैंडलाइन आया ही थे हमारे घरों में। तो हमने कहा कि हमें जोधपुर जाना है। जोधपुर हमारे पास बड़ा मतलब जो है ज़िला है, तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह लिया था, तो सब जा रहे थे। हमने कहा सब जा रहे हैं, क्यों जाना है? हमने कहा हम एक एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। कौन सा एग्ज़ाम है? हमने कहा वो एग्ज़ाम, वो सब साथ वालों ने। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? उस समय मेरे भैया भी सर्विस लग गए थे, तो मेरी ये मतलब ये ज़रूरत नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम या कोई ऐसे दूँ ऐसे। तो मैंने कहा वो सब जा रहे हैं। तो पहले तो हमें खूब डांटा
क्या ज़रूरत है तुम इधर उधर के फॉर्म भरते रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते, ये सेकंड ईयर की पढ़ाई करनी है या फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करनी है, उसमें ध्यान दिया करो। फिर हमें 2000 रुपये दिए और बोला कि तुम अपने लिए बुक्स खरीद के लाना। मैंने हाँ बुक्स तो खरीदनी है मेरे को कई सारे टीचर्स ने यहाँ बता रखी थी कुछ बुक्स, और कुछ बुक्स मैंने पता कर ली थी। तो मैं गया एग्ज़ाम देने, और वहाँ रिटर्न एग्ज़ाम के बाद हम शाम को 2-3 घंटे रुके तो जोधपुर में कुछ बुक स्टोर्स पर अपनी अब आप मानेंगे नहीं, मेरे पास मिलीमन हल्कियास की इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर से है, वही किताब है, और एक एलन मोटरसेड की किताब है। उस ज़माने में भी हम इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ने का शौक़ रखते थे मतलब, और ये कितने साल पहले की बात, दिस इज़ द टाइम ऑफ 2004 और 5। तब आप इस टेक्नोलॉजी के एरा में कहते हो कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। हम जोधपुर जाके किताब ले आए, तो घर वालों ने शाम को जब मेरे से मतलब पापा की जब बात हुई तो उन्होंने ये नहीं पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ, उन्होंने पूछा बुक्स ले आया। तो मैंने कहा मैं देने तो एग्ज़ाम गया था, हाँ उसका क्या है कोई बात नहीं। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा उसमें नंबर आ गया। तो फिर उसमें 10 दिन के बाद या जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको मतलब उस समय कंप्यूटर आया ही थे, हमें आता भी नहीं था। तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सिखा देंगे। उनके भैया के बड़े भैया के उस समय नीट का एक वो NIIT ऐसे नीट ऐसे कुछ होता था, उसका सेंटर खोल रखा था। उन्होंने कहा कि तुम शाम को हमारे पास आ जाया करो, तो हम तुम्हें जो है कुछ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान दे देंगे। तो उस समय उसने मेरे को टेबल बनाना सिखाया, कॉपी और पेस्ट करना सिखाया। तो वो सीख के जब हम गए वहाँ तो हमने भी कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ जो भी था उसको क्योंकि हमें इतना ही सिखाया गया था। और फाइनल जब रिज़ल्ट आया तो उसमें हमारा नाम आ गया कि भाई आ गया नाम। तो मैं इतना उसमें था कि मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता। लोग तो तैयारी कर रहे थे, जा रहे थे गाड़ियों में बैठ बैठ के भी भाई वो पढ़ रहे थे बुक्स वगैरह। वहाँ भी कंप्यूटर के लिए सेंटर ज्वाइन किया था कि भाई तैयारी करने के लिए। तो मेरे साथ वालों जिन्होंने भी दिया था, तो हम जब ऐसे टीचर के पास कॉलेज में पढ़ रहे थे तो जैसे ही हमारे टीचर आए तो एक लड़के ने कहा, उसने मेरे को नहीं बताया, सीधा सर के सामने कहा सर नरेंद्र की जॉब लग गई है। तो सर कहा अच्छा बधाई हो। मैंने कहा सर आपको पता नहीं नवनीत की भी लग गई है। तो उन्होंने हैं, तो मैंने कहा है फिर क्या, मेरे को तो पता ही नहीं मेरी जॉब लग गई, तेरे को पता है तू भी लग गया उसमें। कहा नहीं वो मैंने रिजल्ट देखा था, मैंने भी देखा था उसमें तेरा भी नाम है लेकिन मेरे से ऊपर है। तो ऐसे मतलब हमारी बहस ही हुई कि भाई तू ऐसा कोई रिजल्ट आया ही नहीं है। मैं मतलब इतना आत्मविश्वास से भरपूर था कि मेरा नंबर क्यों आएगा, क्योंकि अपने तैयारी ही नहीं की, और वो नंबर आ गया। फाइनली सब मेरे को वास्तव में बाहर निकले तो हमारा बात हुई, तो कहा कि नहीं नंबर आ गया, हमने देख लिया ये वो। तो मैंने कहा पहले क्लास से पहले बताना चाहिए था ना, सर के सामने लड़ लिए कि भाई नंबर आ गया। तूने सीधा ही सर के सामने बताया। और मैंने वो जॉब जो है उस समय घर में एक भयंकर कोहराम के बाद ज्वाइन कर ली। कोहराम इस बात को लेकर था कि पिताजी ने कहा कि या तो इस घर में रहेगा और पढ़ाई करेगा या फिर अलग हो जा और अपनी नौकरी कर ले। और मम्मी ने प्यार से कहा बेटा छोड़ना मत, बड़ा भाई लग रखा है, पिताजी तेरे को ऐसे ही रख देंगे। और मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तू जॉब नहीं लगेगा फिर आगे ऐसे छोड़ देगा तो यार मतलब बड़ी उहापोह की स्थिति थी मेरे सामने, सच में आपको तो लगता होगा। और पिताजी बहुत लड़े मेरे से कि ये वो, और मम्मी मेरे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण मतलब किसी के थ्रू रखवाती। मुझे आज भी याद है कि फलाना जी ने जो है थानेदार की तैयारी की थी, फिर एक बार उसका स्कूल में नंबर आ गया, उसने ज्वाइन नहीं किया, नहीं मुझे बनना तो थानेदार ही बनना है, ऐसे कुछ करके वो आज तक रोता ही घूम रहा है। तो मतलब कहा कि एक बार छोड़ देने से फिर वापस कुछ नहीं मिलता, और ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए मेरे सामने। तो मैं तो मैंने वो लड़ लड़ा के जॉब ज्वाइन कर ली। तो नागौर में जो है वो नंबर आ गया, नागौर में घर से 2-1 किलोमीटर दूर जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें लगा दिया मेरे को। अब मन में तो ये था ना जॉब लगे हैं तो कॉलर वॉलर ऊपर करके गए थे ऐसे वहाँ जाके कि पता नहीं क्या ही करेंगे वहाँ पर, लेकिन बने तो बाबू ही थे ना। कौन सा वो जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस बने थे वहाँ पर जो IAS के थ्रू आते हैं। तो गए वहाँ पर तो कहा ये चलो ये ठप्पे लगाओ इन पे। ठप्पे, हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे कॉलेज में, और ऐसा कुछ यहाँ क्या पढ़ाई का काम है क्या, RD के ठप्पे लगाओ, जो जमा हो गई उसमें रखी हुई है यहाँ पर, टिकट बांटो। तो बात ये नहीं है, बात छोटे और बड़े की नहीं थी, बात ये थी कि वो मुझे पसंद नहीं आया और वहाँ ज़्यादा पढ़ने का भी नहीं था ऑप्शन। तो पिताजी मेरे साथ में बुक्स भर भर के भेजते थे, मतलब मेरा जो थैला होता था उसको देख लेते और उसमें 2-4 किताबें डाल देते कि ये पढ़ लेना वहाँ जाके, ये कर लेना। फिर वो लड़ाई इतनी बढ़ी उसके बाद कि फिर 15 दिन बाद जो है मैंने स्वेच्छा से रिज़ाइन कर दिया उससे, क्योंकि उसके बाद में सहारनपुर ट्रेनिंग आई। तो फिर घर वालों ने कहा कि अब तेरे को डिसीजन का समय आ गया है। तू घर से जा रहा है।
तो मैंने तो मम्मी की बातों को दरकिनार करते हुए पापा के शरण में जाके, उसमें नौकरी छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उस समय मेरे एक प्रिंसिपल थे और वो फिज़िक्स के थे, BK शर्मा नाम था उनका, और वो आए ही थे। और वो आए थे तो वो हमें पढ़ाने के लिए आते थे क्लास में, प्रिंसिपल होके भी उनको मतलब ऐसे टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी किताबें चलती थी उस समय, AIEEE की नीट में उनकी किताबें चलती थी, सोखी शर्मा ऐसे करके, वो शर्मा वही थे, BK शर्मा नाम था उनका। तो उन्होंने हमें जब पढ़ाया तो हमसे पूछा कंप्यूटर आता है? तो हमने क्या है कि थोड़े दिनों पहले कंप्यूटर सिखाई था। हमने कहा सर कॉपी पेस्ट आता है। हमें कहा ये कंप्यूटर होता है, ये तो नकल होती है, सीखो कंप्यूटर में आगे कुछ। तो कहा कि, मैंने कहा सर कंप्यूटर तो देखेंगे बाहर। तो कहा कि पियोन से बोले, और हमारे एक लैब असिस्टेंट होते थे, उनसे बोले कि हमारे वहाँ से एक केबिन से कंप्यूटर इशू कर दो फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। और हमारे लिए उस ज़माने में उन्होंने कंप्यूटर रखवाया सीखने के लिए, भाई बच्चे कुछ काम करो, इंटरनेट वगैरह लगा के जो भी करना है इनको करने दो। फिर एक दिन उनको जब पता लगा कि इस छोरे का नंबर आ रखा है और ये नौकरी ज्वाइन कर ली है या करने वाला है, तो उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, कहा आज क्लास के बाद तुम मेरे से मिलना। तो हम गर्व से फूले नहीं समाए कि प्रिंसिपल साहब ने चैम्बर में बुलाया है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे। तो मैं गया और मेरे से पूछा कि अच्छा आप ये बताओ आपके पिताजी क्या करते हैं, पूरा बायोडाटा लिया भाई, तो क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, ये वो। और फिर जो है उन्होंने मेरे से 2-4 और ज्ञान की बातें पूछी कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में पत्रिकाएं कौन सी आती है। तो उस समय उन्होंने जो वर्ड बोला था वो पत्रिकाएं नहीं बोला, मैगजीन्स बोला था। और मैंने लपक के उत्तर दिया कि राजस्थान पत्रिका। तो उन्होंने मतलब ये आप मेरे इससे आप ये देख सकते हो कि मेरा लेवल उस समय क्या रहा होगा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं मैगजीन्स की पूछ रहा हूँ, ये तो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स कौन कौन सी आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा वो महीने में जो आती है वो क्या, वो मेरे घर में CSR आती है, मेरे प्रतियोगिता दर्पण आती है। अच्छा वेरी गुड, कौन पढ़ता है ये? मैंने पापा पढ़ते हैं। कब पापा पढ़ते हैं मतलब? मैंने कहा सर मेरे को शौक नहीं है उनको पढ़ने का। तो उन्होंने पूरा मतलब अब क्यों पढ़ते हैं, मैंने कहा ऐसे उनको शौक है, वो हर महीने लाते हैं और वो रखते रहते हैं ऊपर उसमें। तो फिर उन्होंने जो 15 मिनट तो पहले पूछा और फिर 15 मिनट उन्होंने जो मेरे को डांटा, जो मेरी खिंचाई की, कहा कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 89% है और यदि तुम मेरी इस कॉलेज में जिसमें मैं प्रिंसिपल हूँ उसका बच्चा यदि बाबू बनता है, बाबू, तो ये तुम्हारे तो क्या है, तुम तो बच्चे हो, लेकिन मेरी नाक कटने जैसा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कम से कम अपने जो कॉलेज के बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं उनको आगे से हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करूं। तो तुम्हें बनना है तो कुछ और बनो और आगे तैयारी करो। जॉब छोटी और बड़ी नहीं होती, जॉब आपकी योग्यता के अनुसार होती है। हो सकता है वो किसी के लिए बहुत बड़ी जॉब हो, किसी ज़रूरतमंद के लिए जो नहीं पढ़ पाया हो, जो 60% का हो, 70% का हो सकता है उसके लिए बड़ी हो, लेकिन ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। और उन्होंने कहा मैंने पहले इसलिए पूछा तुमसे ये सब बातें कि तुम एक खाते पीते परिवार से आते हो, तुम्हारे पिताजी जो है वो काम कर रहे हैं, तुम्हारे भैया भी जॉब लग चुके हैं, तो फिर तुम्हें तो होम ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इस बच्चे को कोई नीड होगी तो मैं होम ट्यूशन दिलवा दूंगा, तुम तो केवल पढ़ाई करो। और उन्होंने मेरा वाकई में काफ़ी माइंड जो है वो मतलब बदला और कहा कि तुम आगे MSc करना, फिजिक्स में PhD करना। और फिजिक्स में PhD भी कुछ मतलब MSc भी कुछ उन्हीं की वजह से ही संभव हो पाया। उसमें 2 सक्सेसिव फिजिक्स के प्रिंसिपल्स आए थे और दोनों ही बेहतरीन मतलब शिक्षक भी थे। और हमारी क्लासेज में हम 6-7, उसमें मैथमेटिक्स में वो बच्चे ज़्यादा नहीं होते थे, मतलब ये देख लो लड़कियाँ तो होती भी नहीं थी और लड़के होते थे वो भी 6-7 होते थे। तो उनको पढ़ाने के लिए क्लास में आना, हाँ मैं दुखी होकर ही कह रहा हूँ तो लेकिन मैंने एक बात महसूस की जो इसका क्रक्स है वो कि यदि आप एक बार जॉब लग जाते हो फिर पढ़ाई करके जॉब छोड़ कर दूसरी जॉब लगना, ये तो भूल जाओ आप, बहुत मुश्किल है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। कारण क्योंकि फिर आपको जब आप खाली टाइम में ही तैयारी करके नहीं पढ़ पा रहे थे तो फिर 9 से 5 तो वहाँ हो ही आप, और उसका जो वर्क प्रेशर और ये सब चीज़ें और गवर्नमेंट ऑफिसेज का माहौल या कोई भी ऑफिस का माहौल बहुत टेंस रहता है भाई। आप पर वर्क प्रेशर होता है, आपको काम करना पड़ता है, वहाँ भी कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं आपको बिठानी पड़ती है। सो दैट इज़ नॉट जस्ट ए ईजी टास्क कि भाई आप गए और आप फिर बाद में जो ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड हो तो फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे, या थर्ड ग्रेड हो तो जो अब थर्ड ग्रेड तो है ही, हम तो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। ये सर्टिफिकेट नहीं है और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको वहाँ भी काम करना पड़ेगा, या तो वहाँ नाकारा करो। तो ऐसा तो ये डिसाइड करो और ये ज़रूर ध्यान रखना, योग्यता से छोटी जॉब ली तो अभी जितनी मुश्किल आपको लग रही है उससे 100 गुना मुश्किल की गारंटी दे सकता हूँ मैं, लगेगी आपको, क्योंकि छोड़ना, नौकरी का चेंज करना, ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो अपने आखिरी फैसले से जो है उस पर एक बार फिर सोच लो। सोचने में कोई बुराई नहीं है, समय लो, सोचो, लेकिन सोचो बहो मत,
ऐसे थोड़ी होता है कि अभी इसकी तैयारी कर रहे थे और अभी उसका एडवर्टाइजमेंट आ गया तो बह लिए, बहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ना, मैंने ये कहा है कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, मुझे क्या करना है। जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में वो ऐसे रह जाते हैं, जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में वह ऐसे रह जाते हैं जैसे लाख हज़ार पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो पानी में मत बहो भाई, अपना खुद का लक्ष्य बना के फिर तैयारी करो, जो करना है वो ज़रूर कर लोगे, ये पक्का बात। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो भी आपने चुना है उसमें आप बन जाओगे यदि आप तैयारी पूरी करोगे। तैयारी हर जगह मांगेगा, हर कंपटीशन, हर लेवल का, चाहे किसी भी कंपटीशन को ले लो आप, तैयारी ज़रूर मांगेगा। बिना तैयारी वाला कोई भी कंपटीशन नहीं है, ये सोच के किसी की भी तैयारी करो, नंबर ज़रूर आ जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।